A very good morning, students. I, Dr. Viyeta Sharma, head of the Department of MLS from Modern Group of Colleges. Today we will study History of Microbiology. ये आपके बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प होती है। हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना पड़ता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। तो आज हम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रोब्स जो कि क्या है, हमें हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और इसमें आ जाते हैं एल्गी, आर्की, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। और इनमें से ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। इसमें से अगर हम देखें 100 में से 99 जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अच्छे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्रूगिरिन एल्की भी बोलते हैं। और जो 1% है वो क्या होते हैं, बैड होते हैं, मींस वो होते हैं हार्मफुल और उन्हें पैथोजेंस भी बोला जाता है। उन बैक्टीरिया को पैथोजन हम बोलते हैं। तो बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उसे हम बोलते हैं पैथोजेंस। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इसमें हमारे 4 ईराज आते हैं। फर्स्ट इज़ द डिस्कवरी ईरा, सेकंड इज़ द ट्रांजिशन ईरा, थर्ड इज़ गोल्डन ईरा एंड फोर्थ वन इज़ मॉडर्न ईरा। सबसे पहले हमारा आ जाता है डिस्कवरी ईरा। डिस्कवरी ईरा में क्या होता है, इसमें हमारे अरिस्टोटल थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। उनका ओरिजिन क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, ये अरिस्टोटल ने बताया था। और इसी थ्योरी को बोला गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और 13th सेंचुरी में रोगन बैकन ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो बीमारियां होती हैं वो किससे होती हैं, वो एक छोटे छोटे सीड्स या फिर उन्हें जर्म्स बोला गया। अब जैसे कोई भी बीमारी होती है हम कहते हैं कि जर्म्स होते हैं जो कि बीमारी कॉज करते हैं। तो बैकन ने यही बताया था सबसे पहले कि जो बीमारी होती है वो छोटे छोटे जर्म्स के कारण होती है। सेकेंड हमारे आगे ल्यूवेन हुक, एंटनी वैन ल्यूवेन हुक, इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो प्रोटोजोआ, जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं, वैसे प्रोटोजोआ भी होते हैं। इन्होंने प्रोटोजोआ की पूरी डिस्क्रिप्शन दी और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बेसिक टाइप के बारे में बताया कि कैसा होता है बैक्टीरिया, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कितने तरह की होते हैं। ईस्ट के बारे में बताया, एल्गी को पूरा डिस्क्राइब करके इन्होंने बताया। और 1676 में इन्होंने क्या देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे उन्होंने जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो छोटे छोटे मतलब एनिमल्स होते हैं, उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, एनिमल क्यूल्स। मतलब स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। ये टर्म जो थी ये एंटनी वैन ल्यूवेन हुक ने दी। और जो टर्म माइक्रोब है ये सेडिलॉट ने दी इन 1878। नेक्स्ट, ये तो था हमारा लास्ट में डिस्कवरी ईरा, जिसमें क्या थी, डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट सेकंड जो था वो क्या था, ट्रांजिशन ईरा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन ईरा क्या होता है। ट्रांजिशन होता है कि जब भी कोई चेंजेस आती हैं, द चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन ईरा। इस ईरा में सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने 1626 टू 1697 में क्या बताया कि जो मैगॉट्स थे
वो डिकेइंग मीट से ओरिजिन नहीं हुआ था उनका, वो उससे नहीं अराइज हुए थे, क्योंकि पहले ये थी कि जो मैगॉट्स थे वो डिकेइंग मीट से ओरिजिन हुआ था, डिस्कवरी ईरा में ये बताया गया था, बट ट्रांजिशन ईरा में इन्होंने बताया कि उनका ओरिजिन वहाँ से नहीं हुआ था। फिर जॉन निधान ने क्या थी, उन्होंने जो डिस्कवरी ईरा में स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बताई गई उस थ्योरी को इन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने फिर आगे जैसे पहले डिस्कवरी ईरा में ये बताया गया था एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें उन्होंने एनिमल क्यूज़ बोला। तो यहाँ ट्रांजिशन ईरा में जॉन निधान ने क्या उसी थ्योरी में को प्रपोज किया और उसमें जो एनिमल क्यूज़ थे उन्होंने बताया कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ उनका। वो स्पॉन्टेनियसली उन्होंने बताया कि वो मटन की ग्रेवी से ओरिजिन हुआ उनका। उन्होंने ऑल्सो क्या किया कि फ्लास्क लिया, उसे कवर किया विद कॉर्क, ये रेडी ने किया। उन्होंने क्या बोला कि स्टिल जो माइक्रोब्स थे वो मटन ब्रॉथ में से भी अपीयर हो रहे थे। एक तो ऊपर बताया कि उन्होंने ग्रेवी में से हो रहे थे, उन्होंने फिर मटन ब्रॉथ से भी बताया कि वही माइक्रोब्स उससे भी ओरिजिन उनका हो रहा था। थर्ड साइंटिस्ट जो थे लाज़ारो स्पेलेंज़ेई, उन्होंने क्या बताया कि जो हवा होती है उसमें भी क्या है कुछ जर्म्स होते हैं और उन जर्म्स को आइसोलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडियम। सेकेंड उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ब्रॉथ ली, बॉइल्ड ब्रोथ, और उन्होंने ये बताया कि जो बॉइल्ड ब्रोथ होती है उसमें से कोई भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ को क्या है हम आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक जो लाइफ है उसमें सरवाइव नहीं कर पाती। सो नेक्स्ट इज़ द गोल्डन ईरा। गोल्डन ईरा में जो हमारे लुइस पास्चर थे हु इज़ द फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी। इसमें उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने स्वैन नेक शेप्ड जो ट्यूब ली उसमें उन्होंने देखा कि कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो डस्ट और जर्म्स थे उस कर्व्ड नेक की वॉल के ऊपर क्या हो गए थे, वो ट्रैप हो गए थे। और जब उस नेक को हम तोड़ते थे तो जो वो डस्ट थी वो डायरेक्टली किस में जाती थी, फ्लास्क में। जब वो फ्लास्क में वो गिरती थी डस्ट, तो उस फ्लास्क के अंदर जो ब्रॉथ थी, जो उसमें माइक हमारे कह सकते हैं कि हमने उसमें मीडिया बनाया था, तो उसमें माइक्रोब्स की क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। तो ये उन्होंने ये बताया कि जो स्वैन की नेक शेप ट्यूब है उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जब हम उस नेक को तोड़ देते हैं तो उसकी ब्रॉथ में जब वो जाता है उसके मीडियम में वो डस्ट गिर जाती है डायरेक्टली, फिर जो थी वो ग्रोथ जो थी वो उसमें आ रही थी। सेकेंड पास्चर ने 1897 में क्या सजेस्ट किया कि अगर हम 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम बॉइलिंग देते हैं फॉर 30 मिनट्स किसी भी चीज़ को, तो वो इनफ होती है किसी भी अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका टेस्ट ख़राब किए बिना। और उस प्रोसेस को बोला जाता है पास्चराइजेशन। आई रिपीट, पास्चर ने 1897 में ये बताया कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बॉयल करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 30 मिनट्स, तो उसमें कोई भी अगर अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बिना उसके टेस्ट को चेंज किए बिना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। जैसे हम मिल्क की करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क की। मिल्क को भी क्या है, अगर उसमें हमने अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना है तो उसे क्या किया जाता है, पास्चराइजेशन की जाती है, और मिल्क के टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क is done by the process of pasteurization. So next इसी में गोल्डन ईरा में आगे उन्होंने अब जैसे गोल्डन ईरा में हमारे लुइस पास्चर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन थी। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, उन्होंने आगे भी कई प्रोसेसेस दिए, जैसे कि पास्चराइजेशन का भी मैंने बताया कि पास्चराइजेशन उन्होंने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट फर्मेंटेशन उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आगे उन्होंने बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन्स की डेवलपमेंट भी की। उसमें वैक्सीन जो बनाई उन्होंने वो बनाई थी रेबीज़ और एंथ्रेक्स के अगेंस्ट। और पास्चर ने
जो डिजीज़ हो रही थी सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म क्या है तुम्हारा प्रोटोजोन पैरासाइट से जो हो रही थी, वो भी उन्होंने बताया कि ये बीमारी कैसे हो रही है, पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया। और भी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी इसके अलावा लुइस पास्चर की। जो फर्स्ट टर्म माइक्रोबायोलॉजी थी वो भी लुइस पास्चर ने दी थी। और इन्होंने जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, उनकी डिस्कवरी भी की थी। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सर्वाइव करते हैं, और एनारोबिक जो कि इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। सेकेंड कंट्रीब्यूशन उनकी थी कि जो पहले डिस्कवरी इरा में और ट्रांजिशन इरा में स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन के बारे में बताया था, उस थ्योरी को इन्होंने डिसप्रूव किया। उनमें इन्होंने बताया कि ऐसा जो है, मतलब कि उसको डिसप्रूव कर दिया उसकी थ्योरी को। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो एंथ्रेक्स था दैट वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ऑल्सो ही प्रोड्यूस द वैक्सीन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़। फोर्थ, इन्होंने लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स डेवलप की बीमारियों के लिए। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब होता है कि हम कोई भी बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होता है उसे लैब में ले जाकर उसे वीक किया जाता है। उसे वीक करने के बाद हम उसकी बनाते हैं वैक्सीन्स, तो वो बैक्टीरिया में फिर कैपेबिलिटी नहीं रह जाती बीमारी को फैलाने के लिए, तो वही लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं फॉर द वैक्सीन। सो नेक्स्ट, पहले तो थे हमारे पास्चर, सेकेंड हमारे आ जाते हैं जॉन टिंडल। इन्होंने 1820 टू 1893 उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे, कि मीन्स उनके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं हो पा रहा था, और भी कई चीज़ों का जिससे हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो उनका इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें उन्होंने नाम दिया एंडोस्पोर। इन एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए सॉरी, उन्होंने काफ़ी टेक्निक्स बताई। उन्होंने बताया कि हम अगर प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग करते हैं और इंटरमिटेंट हीटिंग देते हैं तो उससे इन स्पोर्स को क्या है, हम किल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? टेंडलाइजेशन। सो टेंडलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस टू किल एंडोस्पोर्स बाय प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग। नेक्स्ट है साइंटिस्ट लॉर्ड जोसेफ लीसर, ही इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। उन्होंने क्या बताया कि जो वुंड इन्फेक्शंस होती हैं, कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, वो भी किससे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उन्होंने एक और मेथड बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का ऑपरेशन थिएटर में। उन्होंने बोला कि कार्बोलिक एसिड की स्प्रे की जाए एयर में तो ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज किया जा सकता है। मीन्स कि ऑपरेशन थिएटर की एयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें किल किया जा सकता है बाय स्प्रेइंग कार्बोलिक एसिड। सो नेक्स्ट जो फोर्थ साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट कोच। उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया का क्या रोल होता है कोई भी बीमारी को फैलाने के लिए। सेकेंड, उन्होंने प्योर कल्चर कैसे बनाया जाता है, मीन्स कि जैसे हम हवा से बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं और उसे फिर प्योर बनाना है, क्योंकि जब हम एयर से बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं तो देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का बैक्टीरिया हम आइसोलेट करें, तो उसे बोलते हैं प्योर कल्चर। मतलब मिक्स बैक्टीरिया में से हम कैसे प्योर बैक्टीरिया को निकालना है, उन्होंने प्योर कल्चर की टेक्निक को बताया। थर्ड में रॉबर्ट कोच ने ये बताया कि जेलेटिन को यूज़ करके हम सॉलिड मीडिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट वो आइडियल मीडिया नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जेलेटिन है वो एक प्रोटीन है, वो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उनमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो वो उस जेलेटिन जो प्रोटीन है उसे हाइड्रोलाइज कर देते हैं। मींस जो बैक्टीरिया हैं उनमें एक एंजाइम होता है जेलेटिनेज, जो कि जेलेटिन प्रोटीन को क्या कर देता है, डाइजेस्ट करके उसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण जेलेटिन जो है उसे हम सॉलिड मीडिया बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और वो जो जेलेटिन है जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो मेल्ट हो जाती है। सो दैट इज़ नॉट एन आइडियल फॉर यूजिंग सॉलिड मीडिया।
नेक्स्ट इज़ द हीज़ एक कोच की असिस्टेंट थी। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कल्चर मीडिया में हम अगार को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी पीछे इन्होंने बताया था रॉबर्ट कॉच ने कि जेलेटिन इज़ नॉट एन आइडियल मीडिया टू प्रिपेयर सॉलिड मीडिया। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉर्ट किया कि हम अगार का यूज़ कर सकते हैं कल्चर मीडियम में। तो ये जो अगार है, इसके ऊपर किसी भी बैक्टीरिया का अगर अटैक हो जाए तो कोई असर नहीं होता। तो अगार इज़ बेटर दैन द जेलेटिन बिकॉज अगार का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, दैट इज़ 96 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो सॉलिडिफाइंग पॉइंट है दैट इज़ 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ रिचर्ड पेट्री। इन्होंने 1887 में पेट्री डिश, जिसे हम प्लेट बोलते हैं, उसको डेवलप किया। अब पेट्री डिश होती क्या है? ये कंटेनर होता है जो कि हम सॉलिड कल्चर मीडिया को इसमें डालते हैं। कंटेनर को यूज़ किया जाता है फॉर सॉलिड कल्चर मीडिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ एडवर्ड जेनर। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो बताया। इन्होंने वैक्सीनेशन की टेक्निक जो थी वो डिस्कवर की अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, जो बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते थे। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज़ पॉल एरलिच। इन्होंने ट्रीटमेंट डिस्कवर किया अगेंस्ट सिफिलिस बाय यूजिंग आर्सेनिक। नेक्स्ट इन्होंने कई टॉक्सिन्स, कई एंटी टॉक्सिन्स को भी स्टडी किया गया। सो हेयर वी हैव द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन बैक्टीरिया लाइक हैंसन 1874 में इन्होंने लेप्रोसी बैसिलस को डिस्कवर किया। नीजर ने 1879 में गोनोकोकस को डिस्कवर किया। ऑगस्टन ने 1881 में स्टेफाइलोकोकस को डिस्कवर किया। लॉफलर ने 1884 में डिप्थीरिया बैसिलस को डिस्कवर किया। रूक्स एंड यर्सिन ने डिप्थीरिया टॉक्सिन को डिस्कवर किया। ये तो थी बैक्टीरिया की डिस्कवरीज। नेक्स्ट वायरसेस की, लाइक बीजरिंग 1898 में इन्होंने वायरस टर्म को क्वाइन किया। नेक्स्ट पास्चर, उन्होंने डेवलप की रेबीज़ वैक्सीन। गुड पास्चर ने क्या किया? वायरसेस को कल्टीवेट किया ऑन चिक एम्ब्रियोज। चार्ल्स चैम्बरलैंड एक पास्चर के एसोसिएट थे, इन्होंने बनाया पोर्सलिन बैक्टीरियल फिल्टर। नेक्स्ट टोड एंड डी हैरेले, इन्होंने बैक्टीरियोफाजिस को डिस्कवर किया। एंड लास्ट वन इज़ एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन बनाई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। सो लास्ट इज़ आर मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा में काफ़ी सारे ऐसी डिस्कवरीज हुई थी, लाइक 1901 वॉन बेरिंग ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्स में कंट्रीब्यूट किया। 1902 में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया। 1905 रॉबर्ट कॉच टीबी। 1908 मैचनिकॉफ फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बताया। 1945 फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन। 1962 वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया। 1968 हॉले एंड कोराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। 1997 प्रूजनर ने प्रियॉन्स के बारे में बताया कि प्रियॉन्स होते क्या हैं। 2002 में ब्रेनर एंड हर्विट्स ने जेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट एंड सेल डेथ। सो दीज आर दी 4 ईरास जिसके बारे में हमने आज स्टडी किया। Thank you students, thank you so much.